सुप्रभात बच्चों। आज हम काव्य खंड का पाठ 13 ग्राम श्री पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि हैं सुमित्रानंद पंत, उनका जो जीवन परिचय है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। ये चित्र देख रहे हैं आप बच्चों, ये किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है ना। चलिए पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी में 1900 में हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंद पंत का काव्य क्षितिज 1960 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 में जो अल्मोड़ा है उसके निकट हुआ था। उनके पिता पंडित गंगादत्त जो थे वो एक जमींदार थे। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माँ की जो स्नेहमयी गोद थी उसे वो सदा के लिए छिन गई थी। ठीक है। और आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। उससे पहले वो इलाहाबाद में उनकी शिक्षा उन्होंने ली थी, इलाहाबाद में और बनारस में, है ना। छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत जी कौन थे? छायावादी कवि थे। उनके प्रमुख स्तंभ जो रहे सुमित्रानंद पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला था। मतलब इन्होंने इस दौरान में बहुत सारी कविताएं लिखी और 1977 में ये इनका स्वर्गवास हो गया था। वे अपने जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए, है ना। तो वो किससे? छायावाद से के टाइम से और प्रगतिवाद जो था उससे प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, है ना, ये सारे जो थे इनके प्रमुख काव्य कृतियाँ थी। उनके साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। पंत जी जो थे, जो पंत जी की कविता है उसमें प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंध की पहचान है ना। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया, है ना। तो इनके कविता में प्रकृति और मनुष्य का संबंध मिलता है। उन्होंने कविता जो लिखी उसमें मनुष्य और प्रकृति को लेकर उन्होंने कविताएं रची। ठीक है। और भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्द व चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता था। उन्होंने अपनी कविता के अंदर जो शब्द लिखे वो बहुत ही सटीक शब्द थे और इसी विशेषता के कारण उन्हें क्या कहा जाता था? शिल्पी कवि कहा जाता था। ठीक है। अब जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका सारांश क्या है? ग्रामश्री कविता जो है में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि की मनोहारी वर्णन किया है। ठीक है। कविता में जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इन्होंने प्रकृति को लेकर कविता लिखी, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर मनोहारी वर्णन यहाँ पर किया है। खेतों में दूर तक फैली लहराती फसलें, फल फूल से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा के सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है ना। इस कविता में जो एक खेत का दृश्य है उसकी जो फसलें वो लहराती हैं, फूल लगे हैं उस पे, पेड़ फूल और फल से लदे हुए हैं, उनकी डालियाँ झुक रही हैं फल फूल से लदे होने के कारण, है ना। गंगा की सुंदर रेती और वो खेत जो है वो गंगा के किनारे, ये सब जो है ये सब
दृश्य जो है उनके काव्य में देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही मनोहर है। इसी रोमांचिक की अभिव्यक्ति है इस कविता में। ठीक है, अब हम पहले कविता देखते हैं क्या है। कविता का नाम है ग्रामश्री। क्या नाम है? ग्रामश्री। अब ग्रामश्री फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नीर फलक। हाँ, अब यहाँ पे क्या है? उजली मतलब होता है उजली मतलब चमकीली, है ना। और हरित मतलब हरित हरा। और रुधिर मतलब होता है खून। फिर चीर निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, एकदम साफ सुथरा। और पलक मतलब पट, है ना। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि गांव के खेतों में दूर दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल के कोमल हरियाली, है ना। खेतों में पूरा खेत कैसे हो रहे हैं? हरे भरे हैं, है ना। तो दूर से ऐसे लगता है जैसे खेत में मखमल बिछा हुआ, है ना। हरियाली मखमल जैसी दिखाई देती है। ठीक है, उस पर फैली धूप को देखकर लगता है जैसे चांदी की स्वच्छ जाली फैली हो, है ना। क्योंकि वहाँ पर रोशनी पड़ रही है धूप की, तो ऐसा लगता है जैसे उस खेत के ऊपर चांदी की स्वच्छ जाली रखी हुई है या ढकी हुई है। हरे हरे घास के तिनकों के भीतर उनका रस द्रव्य जो है वो भी हरा दिखाई दे रहा है। हरे हरे धरती पर स्वच्छ नीला आकाश झुका हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई के सोने की किकड़ियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाकत गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा के झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, है ना। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गेहूं और जौ की बालियां आ गई हैं। बाली होती है ना, जो फूल जैसे लग जाते हैं आगे, मतलब उसमें जो पौधा है उसके ऊपर क्या जाता है, ऐसे कली जैसे होती है, उसके अंदर उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाली बोलते हैं ना। तो गेहूं और जो है उसके अंदर बाली आ गई है। इन बालियों में क्या है? तीखे तीखे कांटे होते हैं। उन्हें देखकर कवि कह रहे हैं कि मानो पृथ्वी में रोमांच उत्पन्न हो गया है, उत्साह आ गया है। अरहर और जो सनई है उसकी फसलें पककर तैयार हो गई हैं, पक गई हैं, वो तैयार हो गई हैं। उनकी कलियां जो है किकड़ियां के समान बजने लगी हैं। सरसों भी फूल गई है और वातावरण में भीनी भीनी खुशबू आ रही है। हरी भरी जो धरती है, धरती से झांकती अलसी की जो नीली कलियां हैं नीलम के समान लग रही हैं, है ना। ऐसा वो कह रहे हैं कवि। उसके बाद, रंग रंग के फूलों में तिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों की लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितलियां, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मटर के जो पौधे हैं उनमें अनेक प्रकार के मिले जुले रंगों के फूल आए हुए हैं। उन फूलों के बीच मटर के पौधे छोटे छोटे मानो हंस रहे हैं। मटर के पौधे जो हैं खड़े खड़े हंस रहे हैं। फूलों के बीच में कौन हंस रहा है? मटर के पौधे हंस रहे हैं। सेम की फलियां मखमल की पेटियां के समान
लटक रही हैं, जैसे पेटियों में कुछ रत्न छिपा हुआ है। ऐसे ही उन जो बीज हैं, जो झिम्मियाँ हैं, उनके बीजों की जो लड़ियाँ हैं वो छुपी हुई हैं। सुंदर सुंदर रंगों वाली तितलियाँ सुंदर फूलों पर उड़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं फूल ही उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे पर गिर रहे हों। ठीक है। उसके बाद है अब रजत स्वर्ण मंजीरों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे डाक पीपल की के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल के झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दामिट, आलू गोभी बैंगन मूली। है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वसंत जो ऋतु है ना, वसंत ऋतु का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। आम के जो पेड़ है उनमें चांदी और सोने की रंग की मंजरिया आ रहा है ना। उनके जो फूल लग जाते हैं उस पर, तो ऐसा लग रहा है जैसे सोने और चांदी की रंग की रंगा हुआ है। पीपल के पेड़ों के पत्ते गिरने लगे हैं। कोयल जो है मदमस्त होकर अपनी मीठी आवाज़ कूकने लगी है, और कटहल महकने लगे हैं। जामुन जो है उसमें कलियां आ गई हैं, है ना। और जंगल में जो कटीली बेर वो है झुर रही है। आड़ू नींबू, है ना, और दामिट के पेड़ और जो आलू गोभी और जो सब्जियां हैं उसमें भी फूल आ गए हैं, है ना। उसके बाद है मीठे पीले अमरूदों में अब लाल लाल चींटियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली के तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक, मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी 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 हरी थैली। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पीले रंग के मीठे मीठे अमरूद, सुंदर सुनहरे मीठे बेर, और अवली, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, है ना, और मिर्च, ये सारी सब्जियां यहाँ उगाई हैं। उन्हीं का यहाँ पर वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। फिर है बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपट छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले, कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मग रोटी रहती सोई, है ना। यहाँ पर गंगा का जो तट है उस पर रंग बिरंगी रेत फैली है, उन पर हवा से बनी लहरें, है ना, उन रेत पर हवा से बनी हुई लहरें सांपों सी लगती हैं। जो तट है उस पर ऊंची घास छाई हुई है, वहाँ तरबूज की खेती हो रही है। पानी में खड़े कोई बगुले अपनी उंगलियों से जो कलकी है उसको संवार रहे हैं। पानी में जो सुखाव तैरते हैं, और तट पर जो है मोटी चिड़िया सोई रहती है। फिर हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली में निशी की तारक स्वप्न में से खोए, मरकत डिब्बे से खुला ग्राम, जिस पर नीलम मग नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत से निस्तम शांत, निज शोभा
से हरता जग मन। यहाँ पर जो कवि हैं वो प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हंसमुख हरियाली में सर्दी और धूप दोनों ही अलसाई से सोए हैं। रात में ओस से अंधेरा भीगा हुआ सा लग रहा है और तारेगण जो हैं वो सपनों में खोए से लग रहे हैं। गांव पन्ना की हरी खुली डिबिया के समान हरा भरा लगता है, जिसके ऊपर नीला आसमान नीलम रत्न जैसा छाया हुआ है। शीत के अंत में जब वसंत ऋतु का आरंभ होता है उसमें वह सुंदर शांत शांत सा लगता है और अपनी सुंदरता के लिए जो अपनी सुंदरता है सुंदरता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके मन को हर लेता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता ग्रामश्री।